आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया। इस दौरान जगह जगह भारत बंद का असर भी देखने को मिला है। आपको बता दें, किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में शांतिपूर्ण बंद की अपील की और यह बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो गया, जो कि शाम के 6 बजे तक जारी रहा है। वहीं इस दौरान अनुमान लगाया जा रहा था कि रेल और सड़क यातायात खासा प्रभावित हो सकता है, जो कि हुआ भी। किसानों के प्रदर्शनों का असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में खासा नजर आया है। किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहे। भारतीय रेलवे ने बताया कि 32 लोकेशन पर रेल सेवा पर असर पड़ा है। इस दौरान 4 शताब्दी ट्रेन रद्द हो गई। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने वल्लहा रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा भटिंडा के भाई गनिया चौक को भी बंद कर दिया गया है। यह चौक शहर को अमृतसर, चंडीगढ़ और राजस्थान के साथ साथ फिरोजपुर से भी जोड़ता है। किसानों, मजदूरों और ट्रेड यूनियन, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों के ट्रैक पर बैठने के चलते पंजाब और हरियाणा में रेल लाइनें और राष्ट्रीय राजमार्ग खासे प्रभावित हुए। किसानों ने बरनाला में रेल ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। पंजाब और हरियाणा से प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा होने के चलते इन दोनों राज्यों में पूर्ण 12 घंटे बंद की संभावना पहले ही जता दी गई थी। कई राजनीतिक दलों ने किसानों के विरोध में समर्थन भी जताया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बाद राहुल गांधी ने भी भारत बंद को अपना समर्थन दिया। देखो, साडी जथे संयुक्त किसान मोर्चा वालों 32 जथेबंदियां वालों ते बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ हिंदुस्तान ਦੇ टोटल जथेबंदियां ने, इन्हां वालों मुकम्मल बंद का सद्दा दिता गया सीगा। मुकम्मल बंद 6 बजे तो लैके शाम के 6 बजे तक साड़ा मुकम्मल बंद है और बंद रखांगे। और ये साड़ा जिहड़ा बंद है और ये साड़ा मतलब हुण तक बिल्कुल सफल चल रहा है। इथों मिलिटरी दी 7 गड्डियां मुड़ियां ने, मिलिटरी दी गड्डियां मुड़ियां ने। पुलिस का खुद कुंडली का SHO वो इथों असीं मतलब उन्होंने बिल्कुल रोके और वो रुके ने। ठीक है, जदों ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। उधर किसानों के इस बंद को जहां विपक्ष का समर्थन मिला, तो वहीं सत्ता पक्ष के ज्यादातर लोगों ने चुप्पी साध ली और इस पर प्रतिक्रिया भी कई लोगों ने दी है। हालांकि विपक्षी दल लगातार किसानों के इस आंदोलन और बंद को समर्थन दे रहे थे। चलिए अब आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया सुना देते हैं। पूर्ण आंदोलन प्रजातंत्र का अंग हिस्सा है, उससे हम सहमत हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार ट्वीट करते हैं और किसानों को उकसाते हैं, उसको किस तरह देखें? नहीं, राहुल गांधी परिवार का तो आज के देश की शांति को भंग करना। एक फायर ब्रिगेड होती है, ये फायर ब्रिगेड है आग लगाने वाली। ये यही काम करते हैं, इनको तो मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, कहीं पर हो, तो ये उसी वक्त एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये स्पष्ट रूप से कहा, लोकसभा के अंदर कहा कि हम एक फ़ोन की कॉल की दूरी पे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बातचीत करने का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि उससे पहले सरकार लगातार बातचीत कर रही थी। और जिस प्रकार से आज जो भारत बंद और इस तरह के आह्वान ये लगातार कर रहे हैं, मेरा कहना है कि भारत बंद का आह्वान करना ही गलत है। भारत को कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूँगा कि किसान प्रतिनिधि ये राजनीतिक नेताओं की भाषा न बोलें, राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर न चलें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी नीयत गंगा की तरह पवित्र है, वो किसानों का भला करना चाहते हैं, किसानों का हित करना चाहते हैं, तो आओ ना, बैठो, बात करो। जो विधेयक दिए गए वो किसानों के हित के हैं। आपको कहीं और सुझाव देना है, कोई संशोधन आप चाहते हो कि जिससे और किसान का कुछ भला हो, तो वो आप रखिए, टेबल पर रखिए, बात करिए और किसानों के हित के लिए काम करिए। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी राजनीति के लिए और अपने वंशवाद की राजनीति के लिए कृपया किसानों के कंधे पर बंदूक मत चलाइए।
ये बड़ी भोली कौम है, बड़ी सीधी कौम है, उनका नाम मत लीजिए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र की सरकार को कि इतने सारे घटना चक्रों के बाद, 26 जनवरी की घटनाओं के बाद, आपके भारत बंद के आह्वान के बाद, आपके रेल रोकने के बाद, आप सड़कों पर जाम लगाने के बाद कहीं पर लाठी डंडा सरकार ने नहीं चलाया। यही कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी जो एक समय पर जब किसान खाद और बीज के लिए मांग करता था, डीएपी के लिए जब लंबी लाइन लगाता था, तो कांग्रेस की पुलिस लाठियां मारती थी। ये किसान प्रतिनिधि और विपक्षी दल के नेता चाहते हैं अराजकता फैले, किसानों के ऊपर कोई घटना घटे, जिससे फिर ये सस्ती और ओछी राजनीति करने के लिए फिर सड़क पे उतरें। तो ये इनकी मंशा है, इनकी नीयत ठीक नहीं। देखिए, ये तो अपना जो अधिकार है, जो संविधान ने दिया हुआ है, वही जथेबंदियां यूज़ कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो सरकार है वो तो बिल्कुल बेमुख हो चुकी है। अब उसको जगाने के लिए ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होते हैं जो आज जथेबंदियों ने दे रखा है। पंजाब इंडिया मतलब बंद की कॉल दे रखी है सारे भारत में, तो हम भी उसका समर्थन करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन सरकार को कोई असर पड़ने वाला नहीं लग रहा, क्योंकि जब होता तो सरकार अब तक जो ऐसे बात को अब 1.5 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने अभी बिल्कुल बंद है वही सरकार के ऊपर। अभी हम पार्लियामेंट में भी आए हैं, कितनी बार पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि आप सरकार बात क्यों नहीं करती किसान के, और उसके उलट सरकार जैसे अब उनके खातों में पैसे जो है वो डालने की बात कह रही है। अब जैसे जमाबंदी लेकर आओ। अब हालात ये है जैसे पंजाब जैसा स्टेट है, पंजाब में हर जो लोग हैं वो ज़्यादातर बाहर NRI हैं, ज़्यादा ठेके पे चलती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब ठेके पे लोग, वो भी किसान ही होता है, जो इधर रहता है वो छोटी ज़मीन वाला है, वो दूसरे के ठेके पे लेता है। जब पैसे उसके खाते में चले जाएंगे तो वहाँ फिर झगड़े ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए था। तो आज जो बंद है, मेरे को आस है कि जरा पूरा देश उसका समर्थन करेगा, और हो भी रहा है, काफ़ी जगह पे बंद आ भी रहा है। बातचीत से हल होगा, किसान कह रहा है। 11 दौर की वार्ता हुई, उसमें अपने आप ही संशोधन करने को तैयार ये लोग हो गए। फिर वो अपने आप ही पूछते हैं कि ये काला क्या है, अपने आप ही बात संशोधन की करेंगे, काला करेंगे। तो ये बिल वापसी लेने की बात भी होगी, वो बातचीत से ही हल निकलेगा। सरकार को बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए। और देश के युवा भी आज पूछ रहा है, वो 2 करोड़ रोजगार की बात भी पूछ रहा है, वो जो हर चुनावी वर्ष में। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार, योगी सरकार। हक की बात, दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज। खबरनामा,
खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबरनामा में आज हम बात कर रहे हैं किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के आह्वान पर। आज भारत बंद का क्या कुछ असर देखने को मिला है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले पंजाब से हमारे संवाददाता अविनाश कंबोज इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आपसे जानकारी चाहेंगे, आज किसानों के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, इसका क्या असर देखने को मिला है? जी पल्लवी, बात करें तो मुख्यमंत्री के शाही शहर पटियाला में जो असर है साफ तौर पे दिखने को मिला है। कहीं ना कहीं अब भी जो दुकानें हैं आपको सारी बंद दिखाई देंगी, तो कहीं ना कहीं सुबह जो 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का ऐलान किया गया था जो किसानों द्वारा बंद का, उसका असर देखने को मिला। यहाँ तक के मेन हाईवे पर भी चक्का जाम देखने को मिला। किसानों द्वारा टूल प्लाजा के बाहर धरना दिया गया था, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। लोगों से बहस भी हो रही थी, लेकिन किसानों का कहना है कि हमारा जो संघर्ष है, जिस प्रकार से संघर्ष की जो रूपरेखा तैयार की गई थी और आज भारत बंद का ऐलान था, तो भारत बंद के ऐलान के चलते हुए लोगों का भी समर्थन मिला है। कहीं ना कहीं दुकानें भी बंद दिखाई दी है और रेलवे ट्रैक की बात करें तो रेलवे ट्रैक पर भी किसान जत्थेबंदी द्वारा धरना दिया गया है। जी पल्लवी। बिल्कुल, अगर आवाजाही की बात हम करें तो क्या आवाजाही सुचारू रूप से जारी थी यहाँ पर अविनाश? पल्लवी, बात करें आवाजाही की तो कहीं ना कहीं व्हीकल, 2 पहिया जो वाहन है वो चलते नजर आए हैं। कहीं ना कहीं जो साफ तौर पे जो चक्का जाम का जिस प्रकार से ऐलान था, उसका असर जो है मेन हाईवे जो है हाईवे वहां पर देखने को मिला, क्योंकि किसान जत्थेबंदियों के द्वारा जितने भी टूल प्लाजा थे उनके बाहर जो बिल्कुल चक्का जाम किया हुआ था और लोगों को आने और जाने की काफी दिक्कत और परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ा है। जी पल्लवी। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज लोग परेशान होते रहे, लेकिन कौन सी ऐसी सेवाएं रही जो खुली रही पूरे दिन? अविनाश, बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर जैसी जो भी इमरजेंसी सेवाएं थी आज वो पूरे दिन ही खुली रही हैं। पल्लवी, बात करें तो मेडिकल है, मेडिसिन शॉप वो है खुली रही है और कहीं ना कहीं जो दूध की डेयरी है इक्का दुक्का वो भी खुली रही है और करियाने की दुकान इक्का दुक्का वो खुली रही। तो कहीं कहीं जरूरत के सामान के लिए जो हम कह सकते हैं इक्का दुक्का दुकानें जरूर खुली रही है और मेडिसिन की जो शॉप है जो इमरजेंसी के लिए वो शॉप जरूर खुली रही है। और बाकी मुकम्मल तौर पर जो दुकानें थी व्यापार मंडल वालों ने पहले ही समर्थन दिया था, जिसका असर पटियाला में भी देखने को मिला है। कहीं ना कहीं किसानी संघर्ष के चलते हुए आम पब्लिक ने भी किसानों के हक में जो है समर्थन दिया है। जी पल्लवी। देखिए, आज पूरे 4 महीने हो गए हैं किसानों के आंदोलन को चलते हुए अविनाश, लेकिन अभी तक सुलह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या आज के इस भारत बंद के आह्वान से कोई असर पड़ेगा सरकार पर, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पे असर तो पड़ेगा पल्लवी, क्योंकि जिस प्रकार से मेन हाईवे की बात करें या रेलवे ट्रैक की बात करें या बस सेवा बिल्कुल ठप है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर इसका दबाव पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से किसान कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि किसानों के हक में तीनों जो कानून जो सरकार लाई थी वो तीनों काले कानून जो है वो रद्द किए जाएंगे और किसानों के हक में सरकार जरूर मोहर लगाएगी और किसान अपने घर वापस आएंगे जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आज का जो मुकम्मल तौर का जो असर है वो कहीं ना कहीं असर देखने को भी मिला है। और भारत सरकार जो इसके ऊपर भी नजर टिकाई हुई थी, क्योंकि रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने के कारण कई रेलवे गाड़ियां जो है वो नहीं चली है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो पड़ता नजर आएगा। जी पल्लवी। बिल्कुल अविनाश, यहाँ ये भी जानना अहम है कि क्या राज्य सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले जब ये कानून आए थे तब बात कही गई थी राज्य सरकार की तरफ से कि हम कोर्ट का रुख जरूर करेंगे और इन कानूनों को कम से कम अपने राज्य में तो हम लागू नहीं होने देंगे। तो राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल क्या कुछ पहल की जा रही है? पल्लवी, बात करें राज्य सरकार जो किसानों के समर्थन में है और अपने जो राज्य में है ये कानून लागू नहीं कर रही, तो कोर्ट की तरफ रुख भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज के जो बंद का ऐलान था उसका भी समर्थन किया है राज्य सरकार। जब पंजाब सरकार की बात करें तो बस सेवा थी बिल्कुल उन्होंने बंद कर रखी थी। कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो किसानों के समर्थन में है। पंजाब सरकार की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने कह भी दिया था कि हम किसानों के साथ उनके संघर्ष में दिन रात हम खड़े हैं और हम बात करें तो पंजाब में ये कानून लागू नहीं करेंगे। ठीक है, शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब शरदा भावना नाल मनाया। 70 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसानों के आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज किसानों के आंदोलन को पूरे 4 महीने हो गए हैं और आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला है। कहीं कहीं काफी ज्यादा असर रहा। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर लगभग सभी बाजार बंद रहे, रेलवे ट्रैक जाम रहे, सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर नजर आई। वहीं दिल्ली जैसे कुछ इलाकों में अभी ज्यादा असर आज देखने को मिला नहीं है भारत बंद का। तो कुल मिलाकर यही है कि मिला जुला असर ही रहा भारत का। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए योगेश कौशिक जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। सर, सवाल यह है, 4 महीने हो गए हैं किसानों का आंदोलन चलते हुए। आज भारत बंद भी बुलाया गया था, इससे पहले भी भारत बंद का आह्वान किया गया था। क्या भारत बंद से आंदोलन खुल जाएगा, ये सवाल है। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि सरकार की सोच इससे अलग है। सरकार को जब तक इससे राजनीतिक नुकसान होता नजर नहीं आएगा, सरकार मानेगी नहीं। उसके पीछे मैंने कहीं, कल मैं बैठा था वहां पे भी कुछ आंकड़े दिए थे, उनको समझेंगे लोग तो वो समझ में आएगा। वो आंकड़े ये कहते हैं कि सरकार अब ऐसी जगह पे आके फंस गई है कि वो चाहते हुए भी इसकी MSP की हाँ करने में बड़ी जो है ना मुश्किल में आ सकती है। उसके पीछे रीजन ये है, 2-3 बातें हैं जो ये 3 कानून आए इनके पीछे, कि हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मीट्रिक टन जो है वो अनाज पैदा होता है जी। और हमारे पास 8.25 करोड़ के करीब क्या जो स्टोर करने की जगह है। मीन्स भाई अगर 8 करोड़ भी हम मान लें तो 22 करोड़ के करीब अनाज बच जाता है। वो बचने के बाद उसको स्टोरेज के लिए कहाँ पे अरेंजमेंट करे सरकार, वो नहीं कर पाती है। कई सालों से, मतलब दशकों से मैं कह सकता हूँ कि जब से हम अनाज में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं अपने देश के लिए, तब से लेके और आज तक ये हमारे पास भंडारण की बहुत बड़ी समस्या रही है। तो मैं, या मेरे ख्याल में किसान भी ये चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन इसके यहाँ भंडारण में अगर हमें कोई एतराज नहीं है कि भैया कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कौन करेगा। FCI के पास फैसिलिटी नहीं है। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे, जो सरकार को, मतलब अगर ओवरऑल मैं एवरेज निकालता हूँ, जब गेहूं चावल और सारे मोटे अनाज को जोड़ के जो MSP पे खरीदे जाते हैं उनको, और वो वही अनाज जो सरकार बांटती है गरीबों में और अलग अलग उसमें मद में, तो उनको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं
तो क्या है कि परचेज टू द गवर्नमेंट तो वो अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए आती है, और जो जब वो बांटने तक का पीडीएस सिस्टम में जब जाके आगे तक भेजना, ट्रांसपोर्टेशन और ये वो सारा का सारा जोड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को कॉस्ट टू द गवर्नमेंट वो पड़ती है 45 रुपए के अप्रोक्सीमेटली। तो उस 45 रुपए के हिसाब से 6.5 लाख करोड़ का पर ईयर सरकार के ऊपर ये पड़ता है खर्चा। लेकिन जैसे ही पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाता है तो वो 25 रुपए का मद खत्म हो जाएगा, तो वो 20 रुपए का होगा। तो सरकार ये चाहती है कि वो 3.5 लाख करोड़ जो हर साल हमारा लगेगा वो खत्म कर दें, हम पीडीएस सिस्टम को हम बिल्कुल खत्म कर दें। ठीक है, तो वो पीडीएस सिस्टम खत्म तो हो जाएगा, लेकिन अब दूसरी कहानी शुरू होगी जो आम आदमी की समझ में नहीं आ रही है। आप जो आज कह रहे हैं ना कि आंशिक रूप से सफल किसान आंदोलन हम मानेंगे, ये तब तक आंशिक रूप रहेगा जब तक लोगों की समझ में नहीं आएगी। अब वो लोगों की समझ में क्या नहीं है मैं वो बताता हूँ। पीडीएस सिस्टम तब खत्म होगा जब सरकार अनाज बेचेगी नहीं, सरकार की दुकानें होंगी नहीं, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल देंगे। और डायरेक्ट पैसा मैं ये मान लेता हूं कि वो जो 20 रुपए है खरीद, वो कह देगी सरकार कि 20 हमारी खरीद है, 20 हम आपको दे देते हैं, तो वो 20 रुपए के हिसाब से 5 केजी वो देते हैं, तो 100 रुपए उनके डाल दिए उन्होंने। लेकिन गड़बड़ कहाँ होगी, और वो कहेंगे कि आप अपने आप खरीद लो बाजार से कहीं से भी, लेकिन गड़बड़ वहां पे होगी आम आदमी को, गरीब आदमी को, जिनको ये सब फायदा मिलना है। जब उन्हें 20 रुपए में खरीदारी करने जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सरकार का खर्चा 25 रुपए है तो जो भी कोई सेलर होगा भाई तो वो 20 में कर लेगा, मैंने मान लिया, हालांकि वो एमएसपी पे भी नहीं होगी सारी खरीदारी, क्योंकि सरकार ही नहीं कर पाती है। सरकार इसलिए भी नहीं कर पाती है कि एफसीआई 3.5 लाख करोड़ के घाटे में पहले ही है, और 16 लाख करोड़ हर साल चाहिए उन्हें, अगर सारा का सारा उन्हें खरीदना है तो, इसलिए एमएसपी वो नहीं दे सकती, नहीं देगी। ठीक है, तो वो अब अपने जाल में ऐसे फंस गई है कि इसका सॉल्यूशन कैसे और कब निकाले। और आम आदमी की समझ में जब आएगी, जब 20 रुपए उसके खाते में आ जाएगा और उसको 30 रुपए में गेहूं खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये बड़े आंकड़ों का जो खेल है ये बड़ा खतरनाक है। और वो इसलिए भी है सरकार हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कि अगर आप चेक करेंगे वर्ल्ड वाइड तो किसान को पूरी दुनिया के अंदर सब्सिडी दी जाती है, और हमारे हिंदुस्तान में वो सब्सिडी सबसे कम दी जाती है। इसीलिए यहाँ का किसान जो है वो परेशान है, और वो किसान की किसानी जो है उसे फायदा नहीं देती है। सर, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से ये बात समझाई है, लेकिन मैं जितना देख पा रही हूँ रोज़ाना हम लगभग किसान आंदोलन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की संख्या कम होती जा रही है। क्या वजह यही है कि अब किसान भी इतने सही ढंग से अपनी बात आम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे या सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे? यही वजह है कि अब आंदोलन की आंच उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही जितना किसी समय में होती थी? नहीं, आप गलतफहमी में है थोड़ा सा। 2 वजह हैं इसकी। एक तो ये है कि आजकल खेतों में काम चल रहा है, दूसरा वजह ये है कि बंगाल में जो चुनाव हुए हैं तो इनके बड़े बड़े नेता वहां पे भी चले गए हैं। और अब मैं जो फील करता हूं, सरकार की बिल्कुल सोच है, मैं कह रहा हूं राजनीतिक तौर पे जब तक सरकार को नुकसान नहीं होगा सरकार इनकी सुनने वाली नहीं है। इनकी नहीं, किसी की भी नहीं सुनती है। सरकार तब सुनेगी जब उनको राजनीतिक नुकसान होगा। 5 स्टेट में अभी चुनाव हैं, 5 स्टेट में हालांकि बीजेपी का कुछ भी ज्यादा स्टेक पे नहीं है। आसाम छोड़ दीजिए, आसाम में सरकार है उनकी, आसाम में अगर वो जीत भी जाते हैं तो उन्होंने कुछ नहीं जीता है। आसाम में अगर हारते हैं वो पंडुचेरी में जो इन्होंने अभी सरकार बनाने का ये दावा कर सकते हैं, पर उसमें है क्या, पंडुचेरी तो कुछ भी नहीं है। वो वहां पे कांग्रेस के और इधर उधर के विधायक खरीद के अपनी पार्टी में लेके वो उन्होंने चुनाव लड़ा दिया, और वो पूर्ण रूप से स्टेट भी नहीं है पूरी की पूरी, तो ठीक है वो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से है वो तो, पर वो हो भी तो भी उसका कोई राजनीतिक कोई ज्यादा फायदा नहीं है इनको। बाकी 4 स्टेट्स जो हैं उनमें से सिर्फ 1 स्टेट असम इनके खाते में है। अगर मैं लगा के चल रहा हूं अंडरलाइन, और बीजेपी ने पूरा का पूरी ताकत झोंक रखी है बीजेपी बंगाल में और आसाम में। बंगाल के अंदर भी किसानी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और वो किसानी में लेकिन प्रॉब्लम दूसरी आती है, बंगाल के अंदर 23 से 25% के करीब लोग जो हैं वो किसानी करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। तो इनको ये लगता है कि 23% या 25% से हम शायद चुनाव हारने वाले नहीं हैं। अगर बीजेपी बहुत बुरे तरीके से बंगाल में हारती है और बुरे तरीके से आसाम में हारती है तो शायद इनके चेहरे पे थोड़ा शिकन नजर आएगी, अदरवाइज इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब तीसरी बात और है, वो आज ही डिक्लेयर हुआ है
यूपी के अंदर ये पंचायत के चुनाव कराने जा रहे हैं। अगर यूपी में, और वो मुझे लगता है वो भी टेस्ट है इनका, अगर वो उस चुनाव में भी बुरे तरीके से हारते हैं तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि ये लोग बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे, किसान से बात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। या एक मौका जा चुका है, वो भी बता देता हूं। हरियाणा के अंदर जो मोशन लाया गया था, ठीक है, अगर वो उसमें सरकार गिर जाती हरियाणा की तो 100% ये लोग बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उससे इनको ये साबित हो गया है हरियाणा से कि 99.9% जो एमएलए आपका जीत के आ चुका है वो इतना लालची है कि अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो जेजेपी के हों। ठीक है योगेश जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ सर आपके पास। फिलहाल हमें बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबर लो सरपंच साहब लड्डू खाओ। की गल शर्मा जी, इस गरीबड़ी दी कोई लाटरी लग गई है की? ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ? ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਿੰਦੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਐਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਫਸਰ 10.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ नुकसान बारे दसिया गया। सरकार ने मिशन रेड स्काई भी लॉन्च किया है। की है वो मिशन? ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर ते जान वाले मुंडियां नु अपने हुनर ते काम करना सिखाया जाता है। पाजी करके आज मेरा लाल ठीक होया है। मिंदो जब तो पंजाब सरकार ने मुफ्त नशा मुक्ति केंद्र खोले ने, तब तो गुमराह हो चुके लोगों का हो रहा है मुफ्त इलाज। कैप्टन साहब कहंदे भी ने तुसी एक कदम चलो, साडी सरकार नशिया खिलाफ 10 कदम अगे होके काम करूगी। आओ पंजाब नु नशे तो मुक्त करने लई सारे रल के हिम्मत करिए ते एक नवे पंजाब दा निर्माण करिए। नवा नरोया पंजाब। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सरकारी ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योगेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान आंदोलन के बारे में चर्चा के लिए। एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। योगेश जी, जैसा कि अभी आप इलेक्शंस की बात कर रहे थे सर, पंजाब में अभी हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव हुए, वहां का तो सबको पहले से ही पता था कि भारतीय जनता पार्टी वहां कोई कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन इसी बीच गुजरात में भी हुए हैं और वहां तो बम्पर जीत यहां पर हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो सर्वे तो यही कहते हैं इतना आसान नहीं है योगी आदित्यनाथ को यहां पर शिकस्त देना। देखो, मैं राजनीतिक तरीके से चीजों को और हालात को देखता हूं और उसी हिसाब से मैं समझने और समझाने की कोशिश करता हूं जी। अभी जैसे मैं बंगाल की अगर बात करता हूं और यूपी की बात करता हूं तो इनमें दिन रात का फर्क है। लेकिन अगर बंगाल चुनाव हारती है बीजेपी
तो वो कुछ नहीं हारती, क्योंकि वो ये मान के चलती है बंगाल मेरा है ही नहीं। असम चुनाव हारती है, उसको फर्क पड़ेगा, उसमें लगेगा उसको सीटों का कुछ नुकसान है। रीजन वेरी क्लियर, क्योंकि बंगाल के अंदर आज के दिन 18 सीटें हैं इनकी, ठीक है, हारेगी तो वो ये मान के चलते हैं कि हम ये 18 तो पार्लियामेंट तो जीत ही जाएंगे, विधानसभा हमारी कल भी नहीं थी आज भी नहीं है। ऐसे ही अगर वन साइडेड वो बंगाल हारती है और वन साइडेड आसाम हारती है तो उनको लगेगा कि हाँ हमें नुकसान हुआ है। अब मैं यूपी पे आ जाता हूँ। सरकार जो है, बीजेपी का एक जो कोर वोटर है उसका वोट परसेंटेज जो मैं मान के चलता हूँ वो 15 से 20% तो ऐसा है जो जिसको आजकल सोशल मीडिया पे तो भक्त लोग बोलने लग गए हैं, उस टाइप का है जो नहीं टूटेगा आपसे, वो टूटने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप इसी चुनाव का नैरेटिव अगर आप चाहे कहीं पे भी देखें, अब देखिए जब मेरा प्रधानमंत्री जाके मंच से उसको कॉमनलाइज करके वोट लेना चाहता है, एक साइड में चलो वो तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, मोदी जी जाके जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उधर से ममता जी चंडी पाठ पढ़ती हैं। इसका मतलब चुनाव का नैरेटिव बिल्कुल बदल गया है। इसका मतलब चुनाव वो इस बात पे नहीं मांग रहे हैं कि भी मैंने ये काम कर दिया है पूरे हिंदुस्तान में और मैं ये बंगाल के लिए करने जा रहा हूं इसलिए मुझे वोट दीजिए, वो नैरेटिव खत्म है। वो नैरेटिव ये हो गया है कि भाई राम जी मेरे हैं और चंडी जी जो हैं वो उनका पाठ वो कर रही है, ममता जी वो उनके हैं। तो लोगों को, हिंदू लोगों को भी धर्म के हिसाब से डिवाइड करो। तो मतलब भगवान के नाम पे कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, तो कृष्ण के उपासक और राम के उपासक अलग अलग अपनी अपनी जगह खोज ले, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मतलब नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। अब हम क्या है कि साउथ इंडिया में तो इनका कुछ पहले नहीं रहा, कुछ अभी भी नहीं है, लगभग वो उस साइड में ये नहीं कुछ कर पाएंगे। इनका जो इनको बेनिफिट मिलता है वो यही मिलता है कि 15% तो इनके कोर वोटर हो गए। उसके बाद राम के नाम पे या किसी और धर्म के नाम पे या कोई और नया शगुफा छेड़ के, जैसे पिछली बार की अगर हम बात करें, आपके जो सर्वे बोलते थे वो ऐसा बोलते थे कि भाई अब की बार नहीं जीतेंगे, लेकिन जैसे ही पुलवामा हुआ, जिसे नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रभक्ति कहते हैं, जब भी कभी अगर आप इनसे सवाल करेंगे कि जिन लोगों ने इस पार्टी की जो नींव रखी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, ठीक है ना, चाहे इनके उपाध्याय जी हों, इन लोगों से जब आप ये सवाल करेंगे कि जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो ये लोग कहां थे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन इनको ये लगता है कि हर आदमी के अंदर एक तो राष्ट्रभक्ति, एक धर्म भक्ति, ये हर आदमी के अंदर होती है, इसमें कोई नई बात या बड़ी बात नहीं है। और मैं एक दावा कर सकता हूं, मतलब मैंने पूरी दुनिया घूम के देखी हुई है, मैं पूरी और पढ़ाई भी मैंने की हुई है। मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर जी की अगर कोई नेशनलिज्म की किताब पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा व्हाट इज नेशनलिज्म, ठीक है ना। तो वो पढ़ें, उनको रविंद्रनाथ टैगोर जी की उस बुक को पढ़ें, इस नाम से किताब छपी हुई है नेशनलिज्म के नाम पे। अब मैं बात करता हूं नेशनलिज्म की। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जब भी कभी आप इस देश से बाहर होते हैं तो आपके अंदर जैसे ही कोई पूछता है और आपको अपना इंडियन कोई नजर आता है या वो शक्ल का भी नजर आता है तो इतनी खुशी होती है कि जैसे पता नहीं मेरा भाई मिल गया हो। तो ये देशभक्ति है, ये होती है सब में। ऐसे ही धर्म भक्ति अपनी होती है। हाँ, कई लोग मतलब नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के मामले पे सारे लोग एक साथ होकर जुड़ते हैं। इस राष्ट्रवाद का जो सबसे पहले नारा दिया था वो हिटलर ने दिया था। वेयर लोगों को मालूम नहीं है, हिटलर जर्मन के नहीं थे, वो ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के होते हुए वो जर्मन में काउंसिल का चुनाव जीते और उसके बाद उन्होंने राज किया, और राज करने के बाद नेशनलिज्म के नाम को वो सीधा लेके चले। योगेश जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, बीच में शायद नेटवर्क इशू हो गया, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं मिल रही है। तब तक हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान यूनियन द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मिला जुला ही देखने को मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां से मेट्रो रेल और सड़क परिवहन सेवाओं में कोई बाधा की खबर नहीं आई। योगेश जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले किसान नेता शिवराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। शिवराज सिंह जी, आज आपने भी भारत बंद का असर देखा होगा, मिला जुला ही रहा, कहीं सब कुछ खुला रहा तो कहीं पूरी तरीके से साफ असर देखने को मिला है कि किसानों ने भारत बंद बुलाया। क्या लग रहा है सर, आने वाले समय में सरकार सुनेगी किसानों की और इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? ये तो मेरी बात सुनो, आंदोलन के अंग है, लेकिन ये बताओ देश का किसान करे क्या? डीजल महंगा, गैस महंगी, अब DAP के दाम बढ़ गए,
फसलों की लागत बढ़ रही है, खाद बीज बिजली सारी महंगी हो रही है, सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं, सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं, जितना देश का पैसा था वो बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अमेरिका को, विदेश में भेज दिया मोदी जी ने। भाई अहंकार तो रावण को भी हुआ था, मंदोदरी समझाती थी, कुंभकर्ण समझाता था, विभीषण पूरी लंका खपा दी, पूरा कुटुंब खपा दिया, लेकिन रावण खुद खप गया, मानने को तैयार नहीं था। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को जिस किसान ने 300 प्लस सीट दी हो, आज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। रावण की तरह रावण जैसा अहंकार हो गया। इनको ये सोचना चाहिए, जब देश में मुगल नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, इंदिरा नहीं रही जो ये कहती थी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो नहीं रही, तो इनको इतना अहंकार हो गया कि किसान अन्नदाता से बात करने को तैयार नहीं है, तो क्या करे देश का किसान। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि देश का किसान आखिर करे तो क्या करे। अब बस यही एक रास्ता रह गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते जाइए, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कब जाकर इस पूरे मसले का हल निकल पाएगा। सबको इंतजार है कि कम से कम आप लोगों की परेशानियां अब तो जाकर कम हो जाए। आज 4 महीने हो गए हैं इसी तरीके से आंदोलन चलते हुए, लेकिन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। और आज मैं जितनी भी प्रतिक्रियाएं सत्ता पक्ष के नेताओं की सुन रही थी, वो लगातार इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे थे। राजनीति से जोड़कर इस आंदोलन को देखा जा रहा है अब तो पूरी तरीके से। नहीं, 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे बैठ के। जब से देश आजाद हुआ इतना किसान कभी दिल्ली के बॉर्डर पे रुका नहीं। 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है। पूरे देश में किसानों की महापंचायत हो रही है, बड़ी बड़ी पंचायत हो रही है, सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये तो आंदोलन के आगे बंद भी करना पड़ेगा, और कुछ होगा तो और भी करना पड़ेगा, और वोट की चोट भी इनको देनी पड़ेगी। अब नहीं राजनीतिक षड्यंत्र की बात, ये सत्ता में भाजपाधारी तो हमसे, भगवाधारी तो बात करने को तैयार नहीं। अब कोई विपक्ष का नेता हमारे आंसू पोंछने आता है तो उससे भी हम बात ना करें, ये कहाँ का न्याय हुआ। बिल्कुल सर, इस बीच ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे, जो बॉर्डर पर इस समय किसान बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल करेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो और जो होगा वो भी करेंगे। बैरिकेटिंग भी तोड़ी जाएगी, पार्लियामेंट भी घेरी जाएगी, चाहे भले अंजाम कुछ भी हो। बिल्कुल सर, अब आखिरी सवाल मेरा यही है कि आज भारत बंद का जो हमने असर देखा है वो सही रहा है कि आने वाले समय में फिर से किसी बंद का आह्वान किया जाएगा किसान संगठनों के द्वारा? जी, सारी रणनीति जो भी आंदोलन की होती है, वोट की चोट की भी, बंद की भी, और सारी रेल जाम की भी, सारी जो भी होंगी, दिल्ली घेरने की भी, जो भी होगा, भी थोड़ा किसान का काम का समय चल रहा है। इसके बाद किसान का जो भी होगा वो सब कुछ किया जाएगा, क्योंकि सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई। कील तक की इसने गाड़ ली, पानी तक के इसने हटा दिए, लेटरिन बाथरूम इन्होंने हमारे हटा के देख लिए, भारी फोर्स लगा दी। अंधी बहरी गूंगी सरकार है, दमनकारी नीति चला रही है। किसान को अनेक नामों से श्रृंगारित कर दिया इन्होंने, देशद्रोही कह दिया, आतंकी कह दिया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, सारे नामों से हमारा श्रृंगार कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या कसर छोड़ी है जिनको हमने वोट दिया। बिल्कुल सर, हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार अब तो कम से कम ध्यान दे और इस समस्या का समाधान निकाले। शुक्रिया स्वराज जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। योगेश कौशिक जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश जी, जब भी किसी सत्ता पक्ष के नुमाइंदों से बात की जाए तो वो घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं कि हमने तो कहा था एक फोन कॉल की दूरी है। वो फोन ही नहीं करना चाहते, वो बात ही नहीं करना चाहते, और बार बार ये बात कही जा रही है कि हमने प्रस्ताव रख दिया है, हम 2 साल तक के लिए इन कानूनों को होल्ड कर देंगे और तब तक आप बातचीत जारी रखिए, आपको जो संशोधन कराने हैं वो करा लीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं अभी हम कट गए थे तो उस दौरान मैं किसान भाई को सुन रहा था। उनकी बिल्कुल जायज समस्या है। वो ये कह रहे हैं कि हम किससे बात करें, आप बताइए किससे बात करें। वो बिल्कुल उन्होंने कह दिया हम एक कॉल की दूरी पे हैं, वो एक कॉल की दूरी पे हैं, लेकिन कितना किलोमीटर दूरी पे बैठे हैं किसान ये तो बताएं वो। अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाके 2-2 दिन का दौरा कर सकते हैं, 20-20 रैलियां कर सकते हैं बंगाल के अंदर, तो क्या वो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे जाके लोगों से बात नहीं कर सकते? मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि मोदी जी आज के दिन देश में सबसे बड़े वक्ता हैं और सबसे बड़े अच्छे वक्ता हैं, बल्कि मैं कहता हूं वो किसी को कुछ भी चीजें कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि झूठ कन्विंस कर देते हैं, सच की तो बात छोड़ दीजिए अब आप हो। ठीक है, अब मैं ये मान के चलता हूं कि अगर उनकी मंशा वाकई साफ हो तो वो जाएं किसानों के बीच में, किसानों से बात करें और किसानों को समझाएं, बताएं कि जी हमारी तरफ से ऐसे आप लोगों को ये फायदे होने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं कि सोल्यूशन की भी कई बार बात किया करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके पास कोई और चारा नहीं है कि सबसे पहले आप तीनों के तीनों ये कानून जो है रद्द करें। उसका रीजन आप समझिए, सरकार खुद ये कह चुकी है
कि हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये कानून तो रद्द होंगे ही होंगे ना, फिर नए सिरे से कानून जो है संशोधन करा के लाए जाएंगे। अब मैं इनकी मंशा पे, सरकार की मंशा पे सवाल क्यों खड़ा करता हूं या क्यों सवाल खड़े होते हैं किसानों की तरफ से भी, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कोरोना काल में आप लोगों को बाहर तो निकलने नहीं देते थे, आप और काम तो होने नहीं दे रहे थे, आपने सरकारें गिराई या तो, या एमएलए खरीदे उसमें या तो आप लगे रहे, या ये इतना इंपॉर्टेंट कानून था कि एकदम आए बैठे और एकदम पारित कर दिया आपने। और पारित करने में भी मेरा मानना यह है कि राज्यसभा में इन्होंने जबरदस्ती, जिसको ध्वनि मत ये कहते हैं, वो उन्होंने जबरदस्ती पास कराया जो कि पास होने वाला नहीं था वहां। ठीक है, अब इसके तरीके कई हैं। अब एक बार इनको कैंसिल करके दोबारा से किसानों से मीटिंग करके और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे बैठ के, मैं एक बात और दावा करता हूं कि इनमें दम नहीं है अपोजिशन से बात करने का, वरना अपोजिशन से भी पूछ लें कि भी अगर हम एमएसपी पास कर देते हैं तो क्या आप लोग अगर कल को जीत के आते हो तो क्या आप दे पाओगे? जब आप ये सवाल उनसे करेंगे, जब बैठक में नतीजे निकलेंगे तो बुराई क्या है? मैं कह रहा हूं अगर मान लो मेरे घर में मेरा बेटा मुझसे 1 लाख रुपया मांगता है और मेरे पास नहीं है, मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं समझा सकता बेटा 1 लाख नहीं है अभी? सीधे मंशा पर ही यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, एक सवाल और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि क्या ये अब साख का भी सवाल बना लिया है सरकार ने कि हमें इसी तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल भी वापस लेना पड़ा था, तो अब ये हमारी साख पर आ जाएगा कि एक और कानून या एक और बिल हमें वापस लेना पड़ रहा है, तो नाक कट जाएगी, कुछ इस तरह का डर है? देखिए, ये अगर ये बात कोई भी सोचता है तो मैं कहता हूं उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जी। मैं उसे सरेआम बेवकूफ कह रहा हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो, मैं उन्हें बेवकूफ ही कहूंगा। अरे आपके अंदर एक पेरेंटल छवि होनी चाहिए, एक पितृत्व की छवि नजर आनी चाहिए। आप अगर अपने बच्चे से ही अगर भिड़ के आमने सामने हेड ऑन कोलिजन करना चाहते हैं तो फिर क्या अर्थ क्या रह गया किसी भी राजा का? एक जनता प्रजा जो होती है वो बच्चों के समान होती है, उसको अगर उस तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, मैं ये मान लेता हूं चलो कि भाई जनता आपके से गलत बात कर रही है। अब मैं इसको 5-6 साल पहले ले जाता हूं, जब अन्ना बैठे थे यहाँ पे रामलीला मैदान में, तब तो सारे के सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। तो क्या उस वक्त ये नहीं माना गया था कि हाँ जी हम ये कानून लेके आ जाएंगे? और वो कानून सरकार लेके नहीं आई थी, जबकि फैक्ट ये है कि वो कानून कांग्रेस लेके आई थी उस टाइम पे, और उसके पीछे सारी की सारी ताकत ही आरएसएस की और बीजेपी की थी। और उस ताकत ने क्या क्या रंग दिखाए हैं वो आपके सामने आज के दिन है ही है। जो उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे, आज सारे के सारे या तो बीजेपी में बैठे हैं या एक आम आदमी पार्टी उसमें से निकल के आई है। तो जब आंदोलन होते हैं तो नए के नए देश बन जाते हैं, नई सरकारें बनती हैं, तो इसमें बुराई की बात क्या है? और कोई भी अगर ये समझता है कि मैं अमर हूं तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। रावण को कहा गया था कि भाई वो अमर है, वो बेचारा अमर नहीं हो पाया, उसमें भी अहंकार ऐसा आ गया था। उसके आदमी को हमेशा उसका अहंकार ही मारता है, अगर वो अमर है तो भी। तो वो अमर वाली परिभाषा को भूल जाएं, वो ये सोच रहे हैं कि पूरी मेरे ख्याल में पूरे जीवन हमें ही राज करना है या बीजेपी को ही राज करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। इनकी तो कुछ भी वो छवि नहीं है जो इंदिरा जी की होती थी। इंदिरा जी ने जंग जीती 71 की, और वो जंग जीतते ही अगला चुनाव हारती हैं। तो कहां किस वहम में ये लोग जी रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। तो ये वहम जो है ना, ये पुलवामा तो कोई अटैक ही नहीं है। जो अटैक वो पहले सरकारें करती रही हैं, और इतना झूठ फैलाते हैं लोग बाग, गुमराह करते हैं कि लोगों को समझने नहीं देते। वो कहते हैं कि देश को तोड़ दिया कांग्रेस ने या पुरानी सरकारों ने। पुरानी सरकारों में कांग्रेस का ही नाम आता है और किसी का तो आएगा ही नहीं। इन लोगों को यही नहीं मालूम है कि गोवा हिंदुस्तान के अंदर 62 में जाके मिला है, सिक्किम जो है 65 में जाके मिला है। देश को जोड़ने का काम बड़ा मुश्किल होता है। 500 के करीब 565 स्टेट होती थी। ये सही समय है कि सरकार सचेत हो जाए, वरना काफी नुकसान यहाँ पर सियासी नुकसान उठाना पड़ता है सरकार को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज भारत बंद की कॉल भी बुलाई गई थी। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस भारत बंद से सरकार पर कोई असर पड़ता है या नहीं। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।